एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करें तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कोई ज़रूरत नहीं है इसको जानने की, ठीक है। लेकिन हाँ, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये रहता है कि हमारे यहाँ अगर देखा जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था में वन ऑफ द मेजर फैक्टर अगर जो कहा जाए वो एग्रीकल्चर सेक्टर कंसिस्ट करता है, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अगर देखा जाए कि एट प्रेजेंट एग्रीकल्चर रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड विद द कल्टिवेशन ऑफ लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड इट इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर? तो प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको नज़र आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के पर्सपेक्टिव पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक सिनारियो आपको नज़र आएगा कि किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर किसी भी देश का सबसे मजबूत स्तंभ होता है जिसके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। आपका प्राइमरी सेक्टर जितना कमज़ोर होगा, सीधी सी बात है कि आपकी अर्थव्यवस्था उस ऊंचाइयों को पाने में असफल हो जाएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि सर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स भी हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ तो ऐसे जो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर बेस्ड नहीं है, फिर भी उनकी स्थिति आज से बेहतर है। तो अगर आप उनका कोई प्राचीन अगर देखेंगे, उनके अतीत में जाकर के देखेंगे तो उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर जो डेवलप हुआ है उनको कहीं ना कहीं उनके सेकेंडरी सेक्टर के नीचे आप देखेंगे उनके अतीत में एग्रीकल्चर सेक्टर का एक स्टेबलाइजेशन फॉर्म जरूर नज़र आएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ये है कि भारतीय संविधान में अगर हम लोग 7th शेड्यूल में देखा जाए तो एग्रीकल्चर को स्टेट का सब्जेक्ट माना गया है। ठीक, और जो इससे पहले नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स जो है उसने बहुत पहले डिमांड किया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि समवर्ती सूची में डाल दिया जाए। ठीक, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अगर हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर्स को अगर हम लोग देखें तो उसकी फीचर्स क्या है, तो अगर एट प्रेजेंट, तो कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देख रखी थी। हम लोगों ने कल ये देख लिया था कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या है, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, लेकिन आज हमारे जो अगर देखा जाए कि व्हाट इज़ द फीचर्स एज वेल एज चैलेंजेस। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो आपकी जेपीएससी के सिलेबस में जिसमें हाईलाइट करके दिया गया है, जिसके पीछे रीज़न है दैट इज़ द लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का कम होना और प्रोडक्शन के स्केल का कहीं ना कहीं जिस हिसाब से होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि दोनों तरफ से अगर कहा जाए तो भारत का की तुलना अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से की जाए, अगर भारत की तुलना भारतीय परिप्रेक्ष्य से अगर हम लोग करें तो ऐसे कंडीशन में हम पाते हैं कि समय के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी भारत की बढ़ी है, एट द सेम टाइम प्रोडक्शन भी बढ़ा है। ठीक है, तो अगर लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चीज़ कहा जाए कि अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या फिर अगर देखा जाए डेवलपिंग नेशन में भी बांग्लादेश, चाइना जैसे कंट्रीज़ जिनके जो हमारे साथ के हैं, उनके बीच में अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि लो प्रोडक्टिविटी हमें नज़र आती है। तो मेजर अगर इंडियन एग्रीकल्चर्स में अगर हम लोग देखें और ख़ास तौर से किस में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है पिछले कुछ समय के अंदर में, तो वो है आपके पल्सेस में। ठीक है, आपके पल्सेस में देखा जाए तो इस तरह का फॉर्मेट आपका ज़्यादा नज़र आता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब अगर हम लोग अगले डायमेंशन पर देखें तो अगर एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखा गया है, फीचर्स अगर हम लोग देखें तो उसमें ये भी नज़र आता है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो वीट, राइस, जो मेजर क्रॉप्स हैं और जो स्टेबल क्रॉप्स हैं, इन क्रॉप्स को सबसे बड़ा एरिया अलॉट किया जाता है। हमारे यहाँ राइस का कल्टीवेशन सबसे बड़े क्षेत्र में होता है। भारत के अगर 144 मिलियन हेक्टेयर में अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत बड़ा चंक जो है आपका कौन लेकर के जाता है, सिर्फ राइस कल्टीवेशन पे जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका वीट है। क्लियर? तो एक सबसे बड़ी चीज़ की कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र कहीं ना कहीं राइस को एलोकेट हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो इरीगेटेड लैंड यानी कि सिंचित क्षेत्र जो है वो भी आपका क्या कहते हैं इसमें हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो भी संसाधन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका एक बड़ा भाग जो है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा पार्ट कहाँ चला जाता है, आपके इन दो तरह के क्रॉप्स यानी कि दो तरह के क्रॉप्स में आपके मेजरली ये मूव कर जाता है। क्लियर? तो एक तो ये भी हम लोग की एग्रीकल्चर सेक्टर्स में चैलेंजेस देख रहे हैं। अब चाहे देख लिया जाए, चाहे इन द टर्म ऑफ वाटर देख लिया जाए, फर्टिलाइजर्स देख लिया जाए, इलेक्ट्रिसिटी देख लिया जाए, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जैसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। इसके बावजूद भी, इतना प्रयास होने के बावजूद भी, इतना इन क्रॉप्स के ऊपर एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज, सबसे बड़ा संसाधन, सबसे बड़ा चंक निकल जाने के बावजूद भी क्या देखा जाए कि चाइना के कंपेयर में और अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ
चावल के मामले में 46% और गेहूं के मामले में 39% हम लोग चाइना से कम उपज रखते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी फिर भी लेस है। आपको इस्टेब्लिश करना है ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो कैसे किस, ऑफ कोर्स देयर विल बी सर्टेन पैरामीटर्स, उस सर्टेन पैरामीटर्स में हम लोग चाइना को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहाँ पे अगर उसके कंपैरेटिव एनालिसिस में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर्स में अगर हम लोग देखें तो गेहूं के क्षेत्र में और ख़ास तौर से अगर देखा जाए राइस के पर्सपेक्टिव में, इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो 46% हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो वो आपके चाइना से कम है। इसी तरह से अगर देखा जाए उपज अगर हम लोग देखें आपके इसमें तो यहाँ पे भी एवरेज यील्ड जो है आपके क्या कहते हैं गेहूं में भी देखा जाए तो वो भी 39% के आसपास जो है उसमें कमी देखने को मिल रही है। जैसे एक पैरामीटर ले लेते हैं, वीट को हम लोग देख लेते हैं कि वर्ल्ड में लेवल पर अगर वीट का पैरामीटर क्या है। आप कल के डेट में अगर प्रोडक्टिविटी को डील करेंगे तो यू हैव सर्टेन फैक्ट्स, सर्टेन डाटास, जिसके बेसिस पर आप अपनी बात को साबित करोगे ना कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी अगर कम है तो किस बेसिस पर कम है, तो उसके पीछे आपके पास कुछ डाटास होने चाहिए। ग्लोबल लेवल पे वर्ल्ड एवरेज अगर देखा जाए तो 37 केजी पर हेक्टेयर वीट का उत्पादन होता है वैश्विक स्तर पर, ये ऑन द एवरेज है, ठीक है। और इसमें भी कुछ जैसे चाइना जैसे जो कंट्रीज हैं उनका अगर देखेंगे तो यू विल फाइंड इट 4500 केजी पर हेक्टेयर। ऐसा नहीं है कि हमारे पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं वो भी आपके 4500 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से आपके वीट कल्टीवेशन या वीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। क्लियर? लेकिन अगर फिर भी अगर हम लोग इंडिया के सभी राज्यों का एक एवरेज यील्ड देखने की कोशिश करें तो इट इज 3500 केजी पर हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। क्लियर हो रहा है? ये इकोनॉमिक सर्वे में इस बार का डाटा दिया ही नहीं है। ये जो डाटा दिया गया है इट इज फ्रॉम द FAO, ठीक है। तो FAO का जो रिपोर्ट आया है, ठीक है, उसके रिपोर्ट के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझ सकते हो कि इसके पीछे कितना रिसर्च होता होगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर ये डेंसिटी नज़र आती है तो फिर आपको लगता है कि सबको बाहर ही कर दो, हटा दो। क्लियर? इसके बाद आता है अगले पर्सपेक्टिव पर देखें, राइस की हम लोग बात करें तो राइस पे अगर हम लोग देखें 3700 जो है राइस का कल्टीवेशन ऑन द एवरेज ग्लोबल लेवल पर चल रहा है और चाइना के कंपेयर में अगर हम लोग देखें 3700 केजी पर हेक्टेयर है। और सेम अगर इस चीज़ को हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करें इंडिया का, इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखें 3500 केजी पर हेक्टेयर का उत्पादन देखने को मिलता है। और इसमें भी ऐसा नहीं कि पंजाब और हरियाणा इनका प्रोडक्शन है, इन्होंने अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया तेजी के साथ और 600 केजी के आसपास पर हेक्टेयर का उत्पादन पंजाब और हरियाणा दोनों का है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बाद ये एक डाटा ये बता रहा है कि स्टिल इन सब कंडीशन के बावजूद भी अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पर जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है वो उससे हम कम है और चाइना के कंपेयर में तो हम कम हैं ही, ठीक है। ये हमारा ये पैरामीटर होता है कि कैसे भारत में प्रोडक्टिविटी कम है, ठीक। और ये उन क्रॉप्स के लिए है जिनको सबसे ज़्यादा समर्थन मिला है, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, सरकार की MSP की पॉलिसीज इनके ऊपर है, मैक्सिमम इरिगेटेड लैंड पर इसकी इनका प्रोडक्शन होता है, मैक्सिमम सिंचित क्षेत्र यानी इरिगेटेड लैंड के अलावा और मैक्सिमम बहुत बड़ा मास, ठीक है, आपके इस पे मतलब लैंड मास इन सब चीज़ों पर इन्वेस्ट होता है, ठीक है। संसाधन, ऋण की पॉलिसी, सब चीज़ों से सरकार ने सप्लीमेंट करी, तब ये कंडीशन है। अगर देखें कि जो ये बिजनेस स्टैंडर्ड का ये डाटा है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर में 2020 का ये रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के ऊपर बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा ये आया था, जिसमें फूड मिनिस्टर ने इस तरह का रिपोर्ट जो है मेंशन किया था। उन्होंने बोला कि इंडिया पर हेक्टेयर अगर हम लोग बात करें प्रोडक्टिविटी की तो खास तौर से पैडी, वीट और कोर्स ग्रेन और पल्सेस चाइना के कंपेयर में हम लोअर हैं, ठीक है। इवन कि अगर उन्होंने ये भी बोला कि जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, जैसे कॉटन की प्रोडक्शन में और शुगर केन की प्रोडक्शन में हमारी स्थिति ज़्यादा बेहतर है उनसे। इसके अलावा देखा जाए कि इंडिया में अगर देखा जाए तो उस रिपोर्ट क्या बोलती है कि 3590 केजी पैडी इन हेक्टेयर अगेंस्ट चाइना का क्या नज़र आ रहा है 6686, ठीक है। ये 2011 के रिपोर्ट को आधार बना करके उन्होंने किया था, 2011 के। और ये पब्लिकेशन ये कब हुआ है, डाटा उन्होंने 2011 का उठाया, ठीक, ठीक है। और इन्होंने किया कब है, 2020 का। इसके अलावा देखा जाए कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और म्यांमार जैसे कंट्रीज जो हैं उनकी भी प्रोडक्टिविटी जो है आपकी क्या है, भारत से बेहतर है। इवन किसमें एक और नाम छूटा हुआ है जो अभी हाल के दिनों में राइस की, जिससे हम लोग बोलते हैं वियतनाम, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आप देख सकते हो। इसके अलावा देखा जाए इंडिया के पर हेक्टेयर यील्ड की अगर हम लोग बात करें
तो वीट जो है, जो जनरली जो चाइना का जो प्रोडक्शन है उसमें जितना प्रोडक्शन हो रहा है 4838, उससे 1661 केजी कंपेयर में हम लोग कम उत्पादन करते हैं। ये आपके मिनिस्टर ने कहा था आपके, ठीक है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द कोर्स ग्रेन, जो मोटे अनाज हैं उनकी कंडीशन को अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है कि जो पल्सेस जो हमारे यहाँ है और आपके कोर्स ग्रेन को अगर हम लोग देखें तो मोटे अनाज जो है 1591 केजी पर 1591 केजी पर हेक्टेयर, और क्या कहते हैं आपका जो अगर पल्सेस की बात की जाए 699 केजी पर हेक्टेयर है। क्लियर हो रहा है? तो मोटे अनाज, और अगर इसकी हम लोग बात करें पल्सेस की, तो ये आपका अब एट प्रेजेंट ये स्टैंडर्ड है हमारा जो चल रहा है। और ये चाइना से कंपेयर करें कोर्स ग्रेन के मामले में तो जहाँ चाइना 5470 केजी, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखें इसमें अगर हम लोग बात करें आपका क्या कहते हैं पल्सेस में, तो यहाँ पे हम लोग पाते हैं क्या 1533 केजी के आसपास जो है यहाँ पे मेंशन किया है। चलिए, अब अगर ऐसे कंडीशन में जब भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादक है, क्लियर हो रहा है, हम दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, हाँ, और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन भी हमारे पास है क्योंकि प्रोटीन का एकमात्र सोर्स हमारे यहाँ पल्सेस को कंसीडर किया जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो बहुत समय तक हम लोग इंपोर्ट के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर के हिसाब से बढ़ानी होगी। दिस इज द क्राइटेरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अब अगर हम लोग देखें इसमें भी हम लोग पल्सेस की कंडीशन को खास तौर से, क्योंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में पल्सेस और ऑयल सीड्स के ऊपर खास तौर से और पाम ऑयल के ऊपर खास तौर से जोर दिया गया है, तो इसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा हो जाता है। तिलहन के ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, कुछ 7-8 किस्म की तिलहन पाई जाती हैं, ज़रा देख लीजिएगा कुछ बुक्स में जा करके, हाँ, ज्योग्राफी के पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि उसके लिए किस तरह के सॉइल की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह के क्या कहते हैं टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, हाँ, उसको आप लोग अपने लेवल पे एक रिसर्च कर लीजिएगा, उससे पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश जैसा स्टेट जो है 938 केजी पर हेक्टेयर, जो हमारे यहाँ सबसे नंबर 1 पोजीशन पर है, वो भी जो है चाइना के एवरेज से क्या है आधे भाग पर हम लोग मान के सकते हैं कि उसी कंडीशन पर आ रहा है। तो दिस इज द क्राइटेरिया। चलिए, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी का ये पीआईबी के से लिया गया है। 2005 से लेकर 2019-20 तक का आपके पास डाटा अवेलेबल है, और 2020-21 का तो डाटा हम लोग बता ही चुके हैं, कल हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डील ही कर लिया था, और जो बाकी बचा हुआ उधर आपके पास अवेलेबल होगा। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको नजर आ रहा है कि 2005 से लेकर के 2005-6 से लेकर के 2019-20 तक ऑलमोस्ट हर साल हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ता ही रहा है। 208 था, फिर 217 हुआ, एमटी हुआ, फिर 220 मिलियन टन का अनाज के उत्पादन होता है, फिर 234, फिर एक समय आता है 2009-2010 जो बुरा एक वक्त रहता है, बुरा साल रहता है, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्या नजर आता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट देखना। फिर उसके बाद हम लोग फिर राइज करते हैं 244 मिलियन टन के आसपास, फिर 2011-12 के बाद अगर हम लोग देखें 259 मिलियन टन, 257, 265, तो यू विल फाइंड कि देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज। 2014-15 और 2015-16 ये दो बुरे साल को छोड़ दिया जाए, 2014-15 और 2015-16 ये दो बुरे साल रहे हैं, जब इन सालों को छोड़ दिया जाए, जिसमें हमारी जीडीपी मतलब जो क्या कहते हैं जीवीए में जो ग्रोथ रेट अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर का माइनस में चला गया था, -0.2, और दूसरे साल जो था वो 0.7 था, माइनस नहीं गया था, मात्र 0.7% की ग्रोथ देखने को मिली थी, ठीक है। और ये काफ़ी महंगे साल भी रहे थे जब आपके क्या कहते हैं इन्फ्लेशन भी अपने पीक पर बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। तो आप इन 2 सालों को देख लिया जाए तो इससे क्वेश्चन ये कि इन द लास्ट डिकेड देयर इज ए कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत इसलिए हो जाता है कि आपको याद रखना है कि 2014-15 और 2015-16 ये 2 ऐसे साल हैं जब हमारे यहाँ जो जीवीए के अंदर में देखा जाए तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन गिरा था, और ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर की होनी चाहिए थी वो भी गिरी थी। एक बार ऋणात्मक में जा चुका है 2014-15 की अगर बात की जाए, ठीक है, 14-15 और 15-16 की अगर बात की तो माइनस में गया है, ठीक है, -0.2% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये आपको याद रखिए। लेकिन उसके अलावा देखा जाए 2017-18 के बाद का समय 285 मिलियन टन के करीब, फिर 285.2 मिलियन टन के करीब, 297 मिलियन टन के करीब, और 2020-21 में हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 300 क्रॉस कर लिया। तो
तो 300 मिलियन टन के करीब हमारे पास अनाज का उत्पादन इस समय हम कर रहे हैं। यानी कि बता रहा है कि देयर इज ए कंटिन्यूअस इंक्रीज। अगर 1-2 साल को अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो हमारे यहाँ जनरली एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन एक्टिविटीज तेजी के साथ बढ़ा ही है और वो इंक्रीज ही किया है। ठीक है, हाँ, हालांकि इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिला है ग्रोथ रेट में। अब आते हैं अगले पार्ट में देखा जाए। इस रिपोर्ट में आप देखोगे तो आपके पास राइस का डाटा अवेलेबल है। ठीक है, हमारे यहाँ 2 तरह से जो होता है, एक खरीफ और एक रबी के पर्सपेक्टिव पर देखा जाए। राइस का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है 121 नज़र आ रहा होगा। इसके बाद वीट का है 110 MT, इतना मिलियन टन होता है। तीसरे नंबर पे आपको मेज नज़र आ रहा होगा। फिर कोर्स सेरेल तीसरे पोजीशन पर है आपके, अगर देखा जाए 51.20। इस तरह से आपका टोटल फूड ग्रेन हमारा दिखा रहा है 307.33, 308 मान करके चलेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें पल्सेस हमारा जो है टोटल 25 के आसपास मिलियन टन के आसपास रहा है। ग्राम जो है 10 मिलियन टन के आसपास रहा है। ये बताने के पीछे रीज़न क्या है, इस चीज़ को समझिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखा जाए सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जा रहा है, राइस में। उसके बाद दूसरा हिस्सा कहाँ दिखाई दे रहा है, वीट में। फिर तीसरा क्या है, कोर्स सेरेल में। चौथा क्या है आपका कोर्स सीरियल के बाद आपका क्या हो गया, आपका मेज। उसके बाद आपका ग्राम, बाजरा, जौ, तूर, मूंग। ये आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए, करके घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में लगाने को दे दे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से इस तरह के क्वेश्चंस मतलब यूपीएससी के रिकॉर्ड रहे हैं कि उसने बनाए हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, और आगे भी इस तरह के प्रश्नों की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में और क्या समस्या आ रहा है, वक्त के साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ग्रॉस वैल्यू एडिशन में जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो गिरता जा रहा है। ठीक है, इट इज सीरियस कंसर्न। ये सही बात है कि कृषि क्षेत्र में गिरावट बड़ी हो रहा है, लेकिन अभी भी कहा जाए कि इसका महत्व या इसका सिग्निफिकेंस खत्म नहीं हो रहा है। अब सोचिए, वो सेक्टर जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन या जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन उसका महत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? अच्छी खबर है। सर अमेरिका में कंपैरिजन कम होता है लेकिन वहाँ बड़ी प्रोडक्टिव। तो बात कर रहे हैं ना, अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? बुरी खबर है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप इसको एनालिसिस कैसे करते हो। आप इसकी एनालिसिस कैसे करते हो। अमेरिका में एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होती है। वहाँ पे फार्मिंग जो है वो एक इंडस्ट्रियल लेवल पर है। क्लियर हो रहा है? तो आपके यहाँ फार्मिंग का नेचर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये हो जाता है कि हमारे यहाँ जो फार्मिंग हो रहा है वो उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अगर मान लो कि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ा मार्केट है मतलब क्या कहते हैं वहाँ पर अमेरिका में, तो ऑब्वियस है कि जो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपकी इंडस्ट्रियल फ्लेवर के साथ ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आपको जो नज़र आ रहा है वो रियल पिक्चर नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग की है, जीविकोपार्जन के लिए लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राउड, तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं दायरे में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भारांश हमारा तेज़ी के साथ गिरा है। क्या है, एक समय अगर हम लोग इस चीज़ को एनालिसिस कर लें तो देखा जाए 2012-13 से लेकर के कांस्टेंट 18% के आसपास है। ये आपको नज़र आ रहा है ना, कांस्टेंट 18% के आसपास जो है आपको ये सीधे नज़र आ रहा है कि आपका 18.2, 18.6, 18.2, 17.7, ये वही 2015-16 का साल था, याद आ रहा होगा, जब -0.2 रहा होगा। ठीक है, फिर 18, फिर 17.6, 18.4, 20.2 तक जा रहा है, 20% तक गया है। फिर इसके बाद यानी कि कहा जाए ऑन द एवरेज 18% की ग्रोथ हमारी रही है। यानी कि अगर हमारे देश में अगर 100 रुपये की कमाई हो रही है जीडीपी में, तो 100 रुपये में से 18 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो है किसकी तरफ से आता है? तो ऑब्वियस है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि ऑफकोर्स, लेकिन दिक्कत क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का महत्व अपने आप में कहा जाए इन द टर्म ऑफ मनी शायद उतना इंपॉर्टेंट ना हो, क्योंकि अगर देखा जाए सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा फंड का जनरेशन होता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है आपका? सर्विस सेक्टर, उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर है। तो सोर्स ऑफ अगर देखा जाए नेशनल इनकम के टर्म में देखा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपॉर्टेंस नहीं नज़र आता। लेकिन जब इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ग, लगभग 45% के करीब आबादी पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है अपने जीविकोपार्जन के लिए,
ठीक है, अपने जीविकोपार्जन के लिए जब ये पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में मैंने देखा जाए तो इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, खैर इस टॉपिक को हम लोग इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में, कल की क्लास में इसी को डिस्कस किया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए अगला क्या प्रॉब्लम आ रहा है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड डिस्पैरिटीज इन द प्रोडक्टिविटी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड डिस्पैरिटीज इन द प्रोडक्टिविटी को अगर हम लोग एनालाइज करें तो क्या नज़र आएगा इसमें हमें, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में पिछले कुछ समय के अंदर में अगर हम लोग देखें तो क्रॉप डिस्पैरिटीज यानी कि कुछ फसलों के ऊपर विशेष रूप से जिनको महत्व दिया गया है। ठीक है, और इस कंडीशन में देखा जाए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में हमारे देखने को मिलता है क्या कि उसमें हमें गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोगों ने एक इंडेक्स के ऊपर बात किया था प्रीवियस क्लास में, वो था क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जिसे मेजर किया जाता है वो इंडेक्स इस पे 0 to 1 के बीच में, और 0 to 1 के बीच में हम लोगों ने बात किया था और उसमें सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटका वाज द लीडिंग स्टेट जिसका 0.936 के आसपास कुछ था, और उड़ीसा वाज द लोअर रैंक। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग देखा जाए कि वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि फसल विविधीकरण, ठीक है, वो आपका बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक, और उसके पीछे अगर देखा जाए जैसे हमारे यहाँ राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर कैन, कॉटन, इस तरह के जो है इनको एमएसपी में हमेशा सपोर्ट मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनके लिए होता है। और फार्मर्स का एक अप्रोच बन चुका है कि यहाँ पे हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी है तो हम इसी चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, और इस चीज़ को करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि सॉइल की फर्टिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। दूसरा चीज़ क्या है कि लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन देखने को मिल रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं सॉइल कंटामिनेशन ये भी आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद क्या देखा जाए कि डिस्पैरिटीज़ देखने को मिला है कि जैसे अगर हम लोग बात करें जहाँ वीट, राइस, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर कैन और कॉटन के अलावा आपके पास बाकी फसलों को पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया गया है। और इसके लिए सबसे बड़ा एक जो पॉलिसी आज के डेट में सरकार ने माना है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हैम्परिंग करने का काम सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, दैट इज़ द प्राइस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी जो होती है जिसे हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कह रहे हैं, एमएसपी इज द वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है भारत में। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। चलिए एमएसपी में सभी क्रॉप्स को शामिल कर लिया था। इतना सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ चलो देखा जा सकता है। ये यहाँ पे तो नहीं लिखेगा, अगला एक हम लोग चलते हैं इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में एक दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या जो हमें देखने को मिल रही है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने कल भी बात किया था, एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कमेटी ऑन द डबलिंग द फार्मर इनकम। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया क्या कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का सिनारियो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा है। पिछले कुछ समय के ट्रेंड की अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि क्रॉप, ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है लाइन, वो आपको क्रॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद लाइव स्टॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है आपका ऑरेंज कलर का, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग को अगर हम लोग कंपेयर करें 1.5 जो नज़र आ रहा है, और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर को येलो कलर में दिखाया गया है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अगर इसकी एनालिसिस करेंगे 2011-12 से लेकर के अगर 2019-20 तक की हम लोग एनालिसिस करते हैं, इन 10 सालों की एनालिसिस अगर हम लोग करें तो हमें एक चीज़ समझ में आता है कि पहले क्रॉप का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, 12.1% था, और अभी ये घटते 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 10.7% के आसपास हो गया, और पिछले साल 2018-19 में देखा जाए इट वॉज 9.7। पहली बार ऐसा रहा है ये 10 से भी नीचे चला गया था। क्लियर हो रहा? इसके बाद अगर देखा जाए आपका 444 आपको नजर आ रहा होगा, इसके कंपेयर में जहां पर लाइव स्टॉक जो होता था और एनिमल हस्बेंड्री जो थे वो 4% के आसपास कंट्रीब्यूशन रखते थे,
जीडीपी में अगर मान लो कि टोटल अगर 18% के आसपास था तो उसमें क्या होता था कि 4 यहाँ से आ गया, ठीक है, तो 4% यहाँ से निकलता था, वो बढ़ते बढ़ते उसका कंट्रीब्यूशन 5.2 हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे फॉरेस्ट का 1.5 से बढ़ते बढ़ते 1.5 तक ऑन द एवरेज एक कांस्टेंट ही चला आया है, हालांकि पिछले साल ये 1.3 गिरता हुआ नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए फिशरीज में आपको ग्रोथ नजर आ रही है, तो क्या समझ में आ रहा है? सीधी सी बात है कि आप दो पैटर्न इसमें नजर आएगा, एक पहले कि लाइव स्टॉक और फिशरीज, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या एक और भी कंजम्पशन पैटर्न को भी दिखा रहा है कि बदला है क्या? हाँ, यानी कि आपकी आबादी में कहीं ना कहीं नॉन वेज का कंजम्पशन बढ़ा है, या कह लीजिए कि प्रोटीन रिच फ्रूट्स का कंजम्पशन, हाँ प्रोटीन रिच फ्रूट्स का कंजम्पशन बढ़ा है, ठीक है, जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, लाइव स्टॉक और फिर क्या कहते हैं फिशरीज, इन सब चीज़ों में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो ये कंजम्पशन पैटर्न भी हमारे यहाँ चेंज हुआ है। तो अभी आप देखोगे कि अभी ट्रेंड की एनालिसिस करोगे तो ये आपको रिसेंट ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो इससे क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है कि क्रॉप का जो क्रॉप का है, देयर इज ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द क्रॉप कल्टीवेशन, एट द सेम टाइम लाइव स्टॉक और आपका क्या है फिशरीज में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये दो चीज़ें ट्रेंड याद रखनी है। इकोनॉमिक सर्वे को जब भी आप डील करेंगे तो यू विल फॉलो द ट्रेंड, आप ट्रेंड को देखना शुरू करेंगे। इसके बाद आते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन रहता है, दैट इज द ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बच्चे? चलो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जाए। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये बताता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में पूंजी का निर्माण या इन्वेस्टमेंट का पैटर्न कैसे जा रहा है। अगर हम लोग देखें जीसीएफ को, अगर हम लोग एग्रीकल्चर एंड लाइट सेक्टर में देखा जाए तो ओवरऑल पिछले कुछ समय के अंदर में एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाला जो पूंजी का निर्माण हो रहा था वो डिक्लाइन किया है, ठीक है। इसके पीछे रीजन का समझना होगा कि हमारे यहाँ जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन होता है उसमें सबसे मेजर चंक आता कहाँ से, बड़ा हिस्सा आता कहाँ से है। तो जो दो चीज़ें ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा था उसमें एक तो होता है आपके पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, और दूसरा प्राइवेट। पब्लिक सेक्टर का मतलब समझ में आ रहा है कि इट इज सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यानी कि जो कैपिटल फॉर्मेशन में सरकार का योगदान कितना है। लेकिन मेजर जो हमारे यहाँ जो आता है वो आपके प्राइवेट सेक्टर से आता है, ना जाने कितने फार्मर्स, कितने कल्टिवेटर्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ समय के अंदर में अगर हम लोग 2013-14 की अगर बात किया जाए तो उसमें 250 मतलब 2,50,000 के करीब जो है आपका प्राइवेट के द्वारा जो होता था कैपिटल यानी पूंजी का निर्माण होता था। समझ में आ रहा है? तो वो उस समय अगर कहा जाए कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता था इस पूरे के पूरे प्रोसेस में वो ज़्यादा होता था, ठीक। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर में देखा जाए देयर इज ए कंटिन्यूअस डिक्लाइन, हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। इसके पीछे रीजन रहा है इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वन ऑफ द मेजर रीजन। इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्या होता है कि माइग्रेट हुए हैं लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए पिछले कुछ समय के अंदर में जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 2013-14 में लगभग 2.84 लाख करोड़ के आसपास था। 2.84 लाख करोड़ के आसपास जो होता था ये आपका रहता था, और धीरे धीरे 2015-16 में घटते घटते 2.65 लाख करोड़ तक हो गया था। और उसमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर्स में आपके कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट तो बढ़ाए गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में अपने आप जो है क्या है ये डिक्लाइन करता गया। हाँ? सरकार के द्वारा जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो कैपिटल फॉर्मेशंस के लिए हैं। सरकार के द्वारा फर्टिलाइजर्स को लेकर के जो असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है, सीड्स के सब्सिडीज जो प्रोवाइड किया जाता है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलाए जा रहे हैं, ये सब क्या है पूंजी का निर्माण ही है, इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को ही बढ़ा रहा है। तो ये हो गया आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में अगर हम लोग देखें तो कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज लेस, ठीक है, घटा है पिछले कुछ समय के अंदर में। पब्लिक कंट्रीब्यूशन हाउएवर इट इज इंक्रीजेस, यानी कि अगर कहा जाए सरकार के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था उसमें वृद्धि देखने को मिली है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जो कंट्रीब्यूशन था वो लगातार क्या हो रहा है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखोगे टोटल अगर हम लोग बात करें आपको नज़र आ रहा होगा 18.2 से गिरते 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 15.9 हो गया। 18.2 से
गिरते गिरते ये आपकी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जो है परसेंटेज वाइज देखा जाए वो 15.9 हो गया है। और इसमें क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि जहाँ 2.4 के आसपास कंट्रीब्यूशन सरकार का था, सरकार ने इसको बढ़ा के 2.7 कर दिया, यानी कि बढ़ गया है। लेकिन इसके अलावा देखा जाए जो प्राइवेट के थ्रू जो आता था, ठीक है, वो 15.9 से गिर के घर 14.3 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। और क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा बड़ा है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में, तो आपको ये सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ओवरऑल आपका क्या नज़र आएगा, गिरता हुआ ही नज़र आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर प्रोडक्शन वाइज हम लोगों ने ये डाटा देख लिया है कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है किस तरीके से हुए हैं। वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है, राइस का प्रोडक्शन कितना हुआ है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक, चलिए एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन और है जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर में, कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के नेचर्स में एक ये चीज़ देखने को मिला है कि जहाँ पर हम लोग एक साइड ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन पैटर्न में बदलाव हुआ है, जैसे क्रॉप का कंट्रीब्यूशन गिरा है और लाइव स्टॉक और क्या कहते हैं आपके फिशरीज़ का कंट्रीब्यूशन आपके जीवीए में इंक्रीज़ किया है। इसी तरह से देखा जाए कि वुमेन कंट्रीब्यूशन पिछले कुछ समय से इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वो इंक्रीज़ किया है, ठीक है। अब कहा जाए कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में औरतों का योगदान ज़्यादा बढ़ा है पिछले कुछ समय के अंदर में, ठीक है। टोटल फीमेल वर्कर अगर हम लोग बात करें तो 12.8% ऑफ द ऑपरेशनल होल्डिंग को होल्ड किए हुए हैं इस समय, हाँ। और 55% ऑफ द एग्रीकल्चरल लेबर जो है उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है। और 24% जो है वो कल्टीवेटर। अगर कहा जाए कि वुमेन कंट्रीब्यूशन को अगर हम लोग एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि 55% महिलाएं जो हैं, जितनी भी महिलाएं काम करें एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर लेबरर के रूप में हैं। इसके बाद 12.8% या लगभग 13% लोग ऐसी औरतें हैं जिनके पास उनके नाम पे ज़मीन है, ऑपरेशनल होल्डिंग रखी है ज़मीन को, और 24% जो है वहाँ पर एक कृषक के रूप में या कल्टीवेटर के रूप में, यानी कि खेतिहर मजदूर के रूप में, किसान के रूप में और ऑनर के रूप में ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है। इसमें ये बताता है क्या, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक प्रयास किया और अब से 15 अक्टूबर की जो तारीख है जो बीत गई, उसे वुमेन फार्मर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है, 15 अक्टूबर। क्लियर? तो पिछले कुछ समय के अंदर में क्या देखने को मिला है, फेमिनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, हम लोग बोल सकते हैं महिलाकरण हुआ है कृषि का, ठीक है। कृषि क्षेत्र का महिलाकरण हुआ है, फेमिनाइजेशन हुआ है। इसके अलावा और क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, शेयरिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द जीडीपी या जीवीए इज़ डिक्लाइनिंग, शेयर जो है वो गिर रहा है। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ द क्या कहते हैं लाइव स्टॉक एंड फिशरीज इट इज़ इंक्रीजिंग। कैश क्रॉपिंग की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है रेदर देन आपके स्टेबल फूड की तरफ। लोग अब इस समय कॉटन, क्या कहते हैं आपके शुगर केन, ठीक है, टोबैको, टी कल्टीवेशन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू, ये चीज़ें नज़र आई हैं पिछले कुछ समय के अंदर में। तो अगर क्वेश्चन ये अगर आपसे पूछ दिया कि व्हाट आर द रीसेंट ट्रेंड इन द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो मुझे लगता है कि अब आप लोग लिख पाओगे कि इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में क्या क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो मेजर 4-5 ट्रेंड थे वो आपको क्लियर होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। एक बड़ा मुद्दा जो है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के काफ़ी बड़ा रिसर्च किया गया, और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में एक फोकस किया गया है कि हमारे यहाँ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें देखिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 7.22 पूरा का पूरा जो है, हाँ, डबलिंग द फार्मर इनकम एक कमेटी बनाई गई थी, और उन्होंने बताया क्या कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को हम एक टूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं ताकि हमें धारणी कृषि यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लोग अचीव कर सकें, और इसके अलावा हम अपना जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी निर्भरता को कम कर सकें, और इसके अलावा फार्मर की इनकम को डबल कर सकें, उनकी इनकम को बढ़ा सकें। यही टारगेट था 2022 तक, डबलिंग द फार्मर इनकम का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब रिपोर्ट ऑफ द डीएफआई कमेटी सजेस्ट करती है क्या कि हमें स्टेपल सीरियल्स की जगह हाई वैल्यू प्रोड्यूस कैन लीड द साइजेबल इंक्रीज इन द रिटर्न फॉर द फार्मर, ठीक है।
अब इसके थ्रू उन्होंने बोला क्या कि अगर हम लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए जाते हैं, डिफरेंट तरह के फसलों को हम लोग प्रयोग में ले आते हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं। पहला चीज़ कि कहीं ना कहीं वाटर कंजर्वेशन हो पाएगा। आपको मालूम हुआ कि बहुत सारे हमारे यहाँ लगभग 80% से ज़्यादा वाटर जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, इरिगेशन में। इसमें भी देखा जाए कि भारत एक जल निर्यातक देश है। जल निर्यातक देश क्या है कि हम लोग जो भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, अगर आज के डेट में अगर हम लोग क्या कहते हैं, अगर 10 केजी चावल अगर बाहर विदेश में बेचते हैं तो उसके साथ साथ हम उतने ज़्यादा पानी को भी हम भेजते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी होता है तो फ्लड इरिगेशन की प्रक्रिया चलती है। एक तो राइस जैसे क्रॉप्स को लिया जाता है, और राइस में जब भी हम लोग करते हैं वहाँ पे फ्लड इरिगेशन होता है। लोग आप देखोगे कि धान के खेत में पानी डाल करके ट्यूबवेल से लोग छोड़ देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम लोग सिर्फ अगर उससे उत्पादित अगर अनाज जो है, जो राइस है, अगर उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला? क्लियर? हाँ, रिसोर्सेज के आधार पे देखा जाए तो डीजे बिग लॉस, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखा जाए तो हमें नज़र आता है। अब अगर देखा जाए इसके नीचे रीज़न क्या है, तो एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक मेजर चैलेंज है, जहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र और उड़ीसा जैसे राज्य इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन 0.9 से ऊपर है। लेकिन इसके कंपेयर में अगर हम लोग देखें उड़ीसा की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सबसे बुरा नज़र आता है। ठीक, वहाँ पे अगर देखा जाए उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो 80% एरिया पर सिर्फ आपके क्या होता है, आपका क्रॉप एरिया नज़र आता है। ठीक है, 10% एरियाज में अगर देखा जाए तो पल्सेस है, और 4% पर अदर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये उड़ीसा की कंडीशन है। इवन कि पंजाब जैसे राज्य भी जो काफ़ी वेल डेवलप है, वहाँ पे भी देखा जाए तो वीट और राइस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, और उनका लगभग 83% एरिया सिर्फ वीट और राइस कल्टीवेशन को सूट करता है, वो उसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे भी पंजाब जो है, याद रखिएगा, पंजाब इज़ नॉट गुड इन द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, भले वो आपका लीडिंग हो। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या हुआ कि जो मोनोकल्चर जो डेवलप हुआ है उड़ीसा, पंजाब, यहाँ पर, इसकी वजह से अब आने वाले समय में आप देखोगे कि सॉइल कंटामिनेशन बढ़ा है एक ही तरह के फसलों को बार बार यूज़ करने की वजह से। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि जब एक ही तरह की फसल मतलब उत्पादित किए जाते हैं तो उस तरह के मिनरल्स और जो उस तरह के जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो क्या बोलेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे मैक्रो एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं, और फिर आप बार बार उसके अंदर और इसके बाद लगातार हर बार एक डेफिसिट क्रिएट होता चला जाता है। इस मोनोकल्चर की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है, और आप कहा जाए कि फर्टिलाइजर यूज़ करने के बाद भी लो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स आता है। लो फर्टिलाइजर रिस्पॉन्स मतलब कि आप कितना भी फर्टिलाइजर डाल लीजिए, प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला। ठीक है, सॉइल का हेल्थ डिग्रेड कर जाता है, और प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन करती है। तो इट इज़ द वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसमें हम लोग देखा जाए तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है। ठीक, हाँ हो जाएगा, हाँ कि लेकिन वो ट्रेंड में ले आना होगा ना, उन सारी चीज़ों को फोकस करना होगा। अब जरा देखा जाए बेस लाइन वाटर स्ट्रेस अगर देखा जाए तो आपको नज़र आ रहा होगा इस डायग्राम में। ठीक है, आप देखोगे जो एरिया नॉर्थ का जो आपको नज़र आ रहा है, अब वहाँ पे देख सकते हो। हाँ, तो बना ही जा रहा है सरकार, तो इसके लिए तैयार है। जैसे नीम कोटेड यूरिया जो लेकर के आई है वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब अभी सरकार ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट हो रहा है उन स्टेट्स में जहाँ पे ओरिजिनल ग्रीन रिवोल्यूशंस आ चुके हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया। वहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 1913-14 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, टू शिफ्टेड एरिया अंडर पैडी कल्टीवेशन टुवर्ड्स द लेस वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप्स। जैसे कुछ ऐसे क्रॉप जहाँ पे पैडी एरिया जो है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब पानी का कंजम्पशन होता है, उन क्षेत्रों में अब वैसे क्रॉप्स को बढ़ावा दिया जाए, जैसे ऑयल सीड्स, पल्सेस, हाँ, मोटा अनाज, कोर्स सीरियल्स एंड कॉटन एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर किया जा रहा है। CDP जो है ऑल्सो फोकस कर रही है इन द टोबैको फार्मिंग में, टोबैको फार्मिंग के लिए। ठीक है, एज ए अल्टरनेटिव क्रॉप सिस्टम,
और उन राज्यों में खास तौर से जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और कर्नाटका, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब कई बार ये पूछ सकता है कि व्हाट इज बेस लाइन स्ट्रेस, तो याद रखिएगा बेस लाइन स्ट्रेस क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द एनुअल वाटर विड्रॉल टू द टोटल अवेलेबिलिटी एंड टोटल अवेलेबल एनुअल रिन्यूएबल सप्लाई, कितना एनुअली रिन्यूएबल सप्लाई हो रहा है और उसमें से कितना पानी आप निकाल रहे हो, इट इज़ ए बेस वाटर स्ट्रेस। बेस लाइन वाटर स्ट्रेस याद रखिएगा ये टर्म कि किसका रेशियो है, यानी कि एक ऑप्शन के रूप में आ सकता है आपके। तो बेस लाइन वाटर स्ट्रेस इज नथिंग, इट इज जस्ट ए रेशियो ऑफ टोटल एनुअल वाटर विड्रॉल, कितना पानी आप निकाल ले रहे हो, ठीक है, और कितना आपके पास रिन्यूएबल सप्लाई हो रहा है उस पर्पज़ के लिए, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए बैरियर क्या माना जा रहा है, डैट इज़ द वन ऑफ द मेजर रीजन इज एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एक बहुत बड़ा रीजन इस बार का इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि जिसकी वजह से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी जो है लोगों को मोटिवेट करता है उस तरह के क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए। तो अब इसके लिए सरकार इसके लिए अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं। रीजन क्या है कि एक सबसे बड़ा रीजन है, दैट इज द माइग्रेशन। आदमी 10 बार चला जाता है।